आज के पॉइंट में पेश होके आता हूँ, ठीक है। तो देखिए तो अब अगर आप देखें ब्रिटिश इंडिया का समय, क्योंकि आपको मैंने एक भी बताया था कि 1835 के आसपास थॉमस बेबेंटन मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट शुरू किया था। आज का जो एजुकेशन है, हम 10 पास करते हैं, फिर 12 पास करते हैं, फिर बीएससी बीटेक या बीए कुछ भी पढ़ते, फिर एमएससी एमएससी एमटेक या कुछ पढ़ते, फिर ये पढ़ाई होती है, फिर जॉब। तो ये जो मॉडल है, ये ब्रिटिश इंडिया से आया है, ठीक है। पूरे इंडिया में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। एज अ पीएच में आपसे कह रहा हूँ। तो जब ये आया भारत में पहली बार, तो क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो पढ़ाई लिखाई में उनका एक कल्चरली था, और भारत की जो थोड़ी जो जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जनरल कास्ट, आज की जैसे कहा जाए, आप अगर फॉर्म भरिएगा अपना बैंक का या रेलवेज का, तो लिखा रहता है कि मार्क योर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और अदर्स, ऐसे 4 ऑप्शन है। तो जनरल कास्ट जो है भारत का, जिसमें ब्राह्मण्स को अगर हम मान लें, तो उन लोग का जो है, उन लोग का जो है मोनोपोली, एजुकेशन पे मोनोपोली उसमें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए अगर 18 जब ब्रिटिश इंडिया था, अगर हम 1835 से उसको 1947 तक का पीरियड इतना मान ले, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें सारे एजुकेशन में, आर्मी को आप छोड़ दीजिए, आर्मी का एक अलग, आज भी आर्मी की जॉब में कोई रिजर्वेशन नहीं है, 0.00% है। लेकिन उस समय अगर आप देखें 1835 से 1947 तक, तो सारे जो बैंक का, आप छोटा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको छोटा बताता हूँ, एसबीआई जो है, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ बंगाल और इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को मिला के एसबीआई बना, ठीक है। फिर जो सिविल सर्विस है, उसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। फिर आपका जो है जिसको हम कहें रेलवेज हो, चाहे आपका स्टेट्स के अंदर जो जॉब है, वेरियस प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। फिर आपका जो है पोर्ट्स है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, इन सब में पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट, सारे चीजों में अगर आप देखें, मोनोपोली जो थी, वो वो जो थी ब्राह्मण्स की थी, और जिसको हम जनरल कास्ट हिंदू कहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो फंडामेंटली पढ़े लिखे होते थे, तो उनमें उनको बाय डिफॉल्ट एक अलग उनको जो है, उनका जो है मोनोपोली थी, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूँ मैं ऐसा कहता हूँ, मैं खुद ही ब्राह्मण कह लीजिए कि परिवार से तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हमारे रिलेशन में कई लोग जो है, मैं, क्योंकि उस समय पहले दौर में तो बहुत स्ट्रिक्ट समाज था, लेकिन अब तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, तो आप बहुत लोग ब्राह्मण्स हैं, मेरे फैमिली से रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन तभी मैं आपको ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो ये तो एक 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 जो है, मेरा मेरा जो है, ये एक 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 आपसे सबमिशन हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, जो मैं कहूँगा, इस बात को आप सब ध्यान से इसका आप लोग चिंतन कीजिएगा, वो ये है कि ये तो चलिए एक एक इशू हो गया, ठीक है। लेकिन जो अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आइए, तो तो अगर आप देखें, तो ये जो चीज़ थी, कास्टिज्म थी, इसका एक इम्पैक्ट था, लेकिन फंडामेंटली पहली बार जो इसका अगर मेजर मेजर रूप में आप देखें, इसका इम्पैक्ट हुआ, मेरी जितनी स्टडी है, मैं कहता हूँ, वो था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के बहुत बड़े लीडर बने, तो ब्रिटिशर्स ने जो है एक बहुत ही टिपिकल एक ट्रिक खेली, क्योंकि उनको डिवाइड एंड रूल था। तो 1916 लखनऊ पैक्ट में उन्होंने मुस्लिम और हिंदू को तो अलग कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट देके। लेकिन अब जो हिंदू समाज था, जो कि 75% के आसपास था अनडिवाइडेड इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने कहा हम इसको भी तोड़ देंगे। तो इसके लिए इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग इलेक्टोरेट की एक 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 प्रस्तावना दी। और लंदन में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में 1932 में, 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, तो इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, और उन्होंने कहा यू विल बी कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलित। तो गांधी जी, जितना मेरी स्टडी कहते, गांधी जी और कांग्रेस को उसमें बड़ा डर लगा कि अगर हिंदू समाज भी टूट गया, तो 16 में इन्होंने मुस्लिम लीग दे दी, मुस्लिम लीग को और मुस्लिम और हिंदू सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हिंदू समाज को टूटने नहीं देना चाहते थे। तो तब गांधी जी ने एक बात कही लंदन में कि नो, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गांधी जी ने कहा कि महात्मा महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि मैं महात्मा गांधी मैं गांधी मैं मोहनदास करमचंद गांधी, या मैं एम के गांधी, ये कहता हूँ कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द हिंदूज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा नो नो, ही मे बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल अदर classes, but the Dalit representation will be done by me.
तो इसी का ये हुआ, इसकी सबसे पहली शुरुआत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट डिप्रेस्ड क्लास रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि गांधी जी और पूरी कांग्रेस इससे बहुत खिलाफत में थी, तो इसीलिए जो है गांधी जी जब इंडिया आए 1932 में, तो उन्होंने पूना में फास्ट पे चले गए, भूख हड़त- भूख 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 मतलब उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, अनशन पे चले गए। तब गांधी जी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया। तो गांधी जी ने अंबेडकर जी से वादा किया कि हिंदू समाज को हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके इसके लेकिन दलितों की रक्षा के लिए हम किसी ना किसी तरीके का एक 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 कह लीजिए एक रिजर्वेशन कहिए, या एक समाज का एक हिस्सा दलितों के लिए रिजर्व रखेंगे इलेक्शन के आधार पर, या किसी के आधार पर, जो हिंदू समाज का एक हिस्सा दलितों के रिजर्व रहेगा, क्योंकि वो पिछड़े हैं इसलिए। ठीक है, ये फॉर 32 में नेहरू पुना पैक्ट हुआ। ठीक है, अंबेडकर जी और गांधी जी सबसे बड़े इसके वो थे। ये आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो लेकिन 1940 में जिन्ना ने लाहौर रेजोल्यूशन में रखा कि हिंदू कांग्रेस हिंदू की पार्टी है, और हमें जो है मुस्लिमों को अलग नेशन चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए पाकिस्तान बनेगा। जिन्ना साहब ने ये अपना एक एक वो रखा, अपना पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्रिएट किया। इसके अपोजिट ये जब क्रिएट किया, तो तब जो है जब जिन्ना साहब ने इसको क्रिएट किया, तो क्योंकि भारत में जो है नॉन मुस्लिम से क्रिश्चियंस को भी 1% आप मिला लीजिए, नॉन मुस्लिम की संख्या आसपास पूरा अनडिवाइडेड इंडिया जो कि आज के जो कि वहाँ से डूरंड लाइन से पूरे इंडिया को मिला लीजिए, उसमें आप नेपाल, भूटान और आप श्रीलंका, इन सबको भी मिला सकते हैं। नहीं भी मिलाइएगा तो एक मोटा मोटी से 20 to 24% मुस्लिम थे पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में। तो इस मेजोरिटी से कभी वो पावर में तो आ नहीं सकते थे। ठीक है, तो जिन्ना साहब ने कहा कि हमको अलग मुल्क चाहिए, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तब जाके तो हिंदू समाज को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ 47 में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो ये बहुत डर था मुस्लिम भारत के नेताओं को। अगर देखिए 1945 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया के इस देश में नहीं थे। ठीक है, उनके बहुत थ्योरीज है कि वो उनको रशिया ने कैप्चर कर लिया है, कुछ कर लिया। लेकिन अगर 1947 में एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर में देखे, 3 सबसे बड़े लीडर थे, अगर मैं मानता हूँ इंडिया लेवल के। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। एक सरदार पटेल थे, जो कि होम मिनिस्टर थे। और महात्मा गांधी जी एक आइडियलिस्टिक लीडर थे कांग्रेस के। और भी बहुत नेता थे, आपका कृपलानी साहब थे, आपके आपके मौलाना आजाद एजुकेशन में बलदेव सिंह जी थे, और आपका जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे, आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी जी थे। लेकिन अगर आप इन सब की जगह 3 को सबसे बड़े माने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। ठीक है, तो तो जब 1947 के पहले इलेक्शन हुआ, आपको मैं बताता हूँ। तो अंबेडकर जी आज एक्चुअली आज के जो महाराष्ट्र प्लस जो आज का महाराष्ट्र है, नागपुर से लेकर पुणे तक पूरा जो महाराष्ट्र है, इसी जोन में उनका सबसे बड़ा प्रभाव कसुन था। जैसे आज के समय मोदी जी अब तो इतने बड़े लीडर कहीं से भी लड़ जा जीत जाएंगे, लेकिन मोदी जी की पॉलिटिक्स की बिगिनिंग हुई आज के गुजरात से। सिमिलरली अटल जी यूपी से, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से, जब उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को हराया था, जितनी मेरी जानकारी, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। हर लीडर की अपनी एक पॉलिटिकल जोन होता है। वोट भाई, जैसे कोई साउथ इंडिया का लीडर होगा, तो उसकी पॉलिटिकल बिगनिंग साउथ इंडिया के या तमिलनाडु से हुई होगी। बाद में जब वो लीडर बन जाता है, तब तो कहीं से भी लड़ जा जीत सकता है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, मैं आपको एज अ प्रिय ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो तो लेकिन भीमराव अंबेडकर जी 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 को जब लगा ये सीट कि हम मैं सीट इनसिक्योर है, क्योंकि एक्चुअली कांग्रेस को भी बहुत थ्रेट था इस बात का कि जो है कि जैसे पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, मेरी जितनी स्टडी कहती है, तो फिर क्या स्टेज में होगा। क्योंकि गांधी जी और आप जानते हैं, जैसे बहुत ही मुश्किल से वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में वो पैक्ट हुआ था 1932 में। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी को जो है अपनी सीट छोड़ के आज के बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में जाके एक ज़िले से लड़ना पड़ा। और मैं आपको ये बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मैंने भी पढ़ा है अपने बुक अपने अपने जब फैमिली के इतिहास को, कि मेरे भी फैमिली कुछ कुछ लोग उस ज़िले से बिलोंग करते हैं या उनके टचिंग है। वो एक जेसोर करके ज़िला है, जिसका 10 या 20% इंडिया में है, तो सब बांग्लादेश में जाता है। उस इलाके से शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लड़े थे। और वो एरिया जो था, एक्चुअली बंगाल में जो SC ST का रिप्रेजेंटेशन था, वो जोगेंद्र नाथ मंडल कर रहे थे। तो उनके सहायता से और भीमराव अम्बेडकर जीते थे, और वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। तो जैसे आज भी होता है,
एमपी बनने के लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ता है। लेकिन क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश को काट के इंडिया से अलग कर दिया गया, तो बाय डिफॉल्ट फिर वो उस एरिया से दिल्ली पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो एरिया जैसे अगर किसी ने फॉर एग्जांपल आपको तो कराची से इलेक्शन जीता होगा, लेकिन जब कराची पाकिस्तान चला गया तब तो इंडिया का पार्ट ही नहीं है। तो फिर तो इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर जी, नेहरू जी की जो कांग्रेस है, जो कि पार्लियामेंट में उस समय थी, उस पार्लियामेंट की जो इलेक्टेड इलेक्टेड जो डिस्पेंसेशन थी, इलेक्टेड बॉडी थी, उसमें भीमराव अम्बेडकर जी पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश जो है इंडिया से कट के अलग हो गया था 1947 में। तो इसीलिए जो है नेहरू जी की कांग्रेस ने भी इसको कहा कि भाई भाई फ्रॉम वेयर भीमराव अम्बेडकर इज सिलेक्टेड, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था इंडिया पे, कंट्रोल नहीं रोल था कह लूँ, माउंट बैटन जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, आर्मी के सारे चीफ ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स का प्रेशर था और सबके पे, उसके लिए नेहरू जी को, भीमराव अम्बेडकर जी को पहला लॉ मिनिस्टर बनाया, और उनको जो है ही बिकेम द पार्ट ऑफ नेहरू कैबिनेट। ठीक है। ये दूसरा एक छोटा इतिहास बता देता हूँ। पाकिस्तान के पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो एक दलित थे, जो कि बंगाल के आसे थे, उसका नाम जोगेंद्र नाथ मंडल था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो उन्होंने अपना, जब जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जिस तरह के दलितों पे जिस तरह का टॉर्चर हो रहा, तो उन्होंने लियाकत अली खान को लेटर लिखा, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, कि भाई कुछ तो कीजिए, ये बहुत बुरी हालत है दलितों के साथ यहाँ पर। तो उसने कहा आपको दलितों की इतनी चिंता, आप इंडिया में जाइए। तो जोगेंद्र नाथ मंडल चले आए थे पाकिस्तान छोड़ के इंडिया, और आज के वेस्ट बंगाल में मोस्ट प्रोबेबली नियर अबाउट इन सम टाइप इन, आई थिंक इन कैलकाटा और सम अदर एरियाज इन वेस्ट बंगाल, उनकी मृत्यु हुई जोगेंद्र नाथ मंडल की, जो कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है। ये तो एक कहानी हुई। ठीक है। तो ये कहानी हुई। तो ऐसे जो है भीमराव अम्बेडकर जो है भारत नेहरू जी के कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर बने ही बने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी भीमराव अम्बेडकर जो है वो आज के ईस्ट पाकिस्तान से पहुंचे थे, नॉट फ्रॉम हिज होम टाउन विच इज इन महाराष्ट्र। ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब भीमराव अम्बेडकर जी पहुंचे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। तो पहला उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो उन्होंने आर्टिकल इसमें लिखा कॉन्स्टिट्यूशन आप आर्टिकल 1 पढ़िए तो सारे आप पढ़िए। आर्टिकल 14 या 15 कहता है इक्वलिटी ऑफ एवरी सिटीजन बिफोर लॉ इरेस्पेक्टिव टू हिज सेक्स, क्लास, कास्ट, क्रीड। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे एक भीमराव अम्बेडकर ने जोड़ा कि रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली एंड हिस्टोरिकली बैकवर्ड सोसाइटीज और क्लासेस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जब ये जोड़ा तो तब कांग्रेस उस समय जो गवर्नमेंट थी उसको बड़ी चिंता और घबराहट हुई। उन्होंने कहा कि अगर आज एक समाज को, उस समय जिसको दलित या SC ST जिसको आज हम शेड्यूल का शेड्यूल, अगर रिजर्वेशन दिया जाए तो ये क्या कि इस बात की क्यों सिक्योरिटी नहीं, कल कोई भी और समाज, क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, कोई भी कह दे हम पीछे हो गए, हमको सिक्योरिटी, हमको रिजर्वेशन दीजिए। तो पहले मिस्टर के कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी जी, उन्होंने पहले कहा अम्बेडकर जी से, लेकिन उनकी बात को उतना ज़्यादा वो नहीं हो, क्योंकि वो फिर जब भीमराव अम्बेडकर जी को सरदार पटेल मिलने गए, और पटेल जी ने कहा कि भाई तुम जो कर रहे हो ये चीज़, ये डेट्रीमेंटल हो सकता है, कल कोई भी मांग सकता है उठो कि हमको रिजर्वेशन दो, तो हम क्या करेंगे। तो इस बात पे इतनी ज़्यादा जो है हाई पॉइंट पे गया कि अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर अगर आप मुझे ये रिजर्वेशन को परमिशन नहीं देंगे तो मैं अपने पोस्ट से पीछे, मैं मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ही मैं अपना इस्तीफा दे देता हूँ, अपना रेजिग्नेशन देता हूँ। तो सरदार पटेल ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो कर सकते हो या करो। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन की एंट्री भारतीय संविधान में और भारतीय नौकरी में हुई। लेकिन देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे और सिविलियन गवर्नमेंट है, चाहे उसमें सिविलियन जॉब्स है, चाहे उसमें रेलवे हो, चाहे चाहे आपका सिविल सर्विस हो, चाहे आपका बैंक हो, सब में रिजर्वेशन है। लेकिन आर्मी जो है भारत की, उस वही एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि 0.000% रिजर्वेशन है। ठीक है। ये मैं आर्मी को रिजर्वेशन से इम्यून रखा गया, रिजर्वेशन के बाहर रखा गया, और सब में 49 की अभी बात बता रहा हूँ। तो ये चलता रहा। तो एक्चुअली अगर आप देखें 1990s तक क्या हुआ, एक बात मैं आपको बताता हूँ। तो भारत में अगर आप 1990s की ये बात है बताता हूँ, 47 की तो ये बात हुई। मैं आपको बताया कि गांधी जी के साथ जब हुआ पूना पैक्ट हुआ भीमराव अम्बेडकर जी का, और आपका ये सरदार पटेल जी के साथ, तो नेहरू जी की जो कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस में तो आ ही नहीं पाए, उस दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वो जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए थे वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया 1947 के बाद। लेकिन मैं दूसरा आता हूँ 1990s में। तो अगर 1990s में ये हुआ नहीं, क्योंकि आपको बताऊँ ब्रिटिशर्स के समय कास्ट बेस्ड सेंसस होता था, जैसे 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 ब्राह्मण्स का अलग, कायस्थ का अलग, क्षत्रिय का अलग, बनिया कम्युनिटी का अलग और दलित का अलग, ये लेकिन
जब हिंदुस्तान बना तो फिर रिलीजन के, तो फिर अब हिंदुस्तान में अब जो सेंसस है वो हिंदू का एक है मुस्लिम है, एक सिख है, एक जैन है, क्रिश्चियन है, ऐसे होता है, ठीक है। कास्ट बेस्ड सेंसस अब ओपनली इंडियन सोसाइटी में नहीं होता, 1947 के बाद है, ठीक है। लेकिन अगर तभी आप देखें 1991 के आसपास, अगर आप मोटा मोटी देखें, भारत में जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कास्ट है जिसको हम कहते हैं, उसकी नियर अबाउट जो जनसंख्या 24% के आसपास होने की संभावना है। मुस्लिम उसमें 12% थे, 24% दलित संख्या थी, और 40% जो बसते थे वो ना तो ब्राह्मण और ये कायस्थ और ये क्षत्रिय कम्युनिटी में आते, जो कि इसको जनरल कास्ट कहते हैं, ना ओबीसी में आते। तो इसका एक अलग स्लैब हुआ, जो कि ना कि वो दलित में आते थे, SC ST और शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइबल क्लास में आते, तो उनका एक अलग स्लैब हुआ जिसको कि कहा जाता था अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो 1991 में एक कमीशन क्रिएट हुआ जिसको मंडल कमीशन कहते थे। और तो तो 1991 में क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएट बहुत पहले से हुआ था। और मिसेस इंदिरा गांधी और मिस्टर राजीव गांधी के समय में उन दोनों ने इस कमीशन को ओपन नहीं होने दिया, इस कमीशन को एप्लीकेबल नहीं होने दिया। लेकिन जब राजीव गांधी हारे 89 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, और राजीव गांधी जो थे वो वो जो है बोफोर्स और शाहबानो केस, इन सब केसेस के चक्कर में हार गए 1989 में। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो उन्होंने इस मंडल कमीशन को ओपन किया, और इसमें इसकी रिकमेंडेशन थी कि जो 22, जितनी मेरी नॉलेज है, 22% रिजर्वेशन पहले से था भीमराव अम्बेडकर जी के समय से, SC ST और जिसको दलित समाज कहते हैं, तो उसके सिवा एक 27% स्लैब और निकाला जाएगा। और ये सब सिविलियन जॉब है, मिलिट्री को आप छोड़ दीजिए, 27% स्लैब और निकाला जाएगा जो कि ओबीसी के लिए डिफाइंड होगा। ओबीसी मतलब जो कि ना कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और कायस्थ में आते हैं, ना कि वो दलित में आते हैं, जो 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 अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, पहले जमाने में, जो कि ब्राह्मण और अपर कास्ट में नहीं आते, जो कि दलित में भी नहीं आते, इसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसको जो है दिया जाएगा आपका 27% प्लस आरक्षण। तो इसके मिला के 49% रिजर्वेशन टोटल होगा ये। तो इसके खिलाफ बहुत बड़ी आवाज उठी, और पूरे दिल्ली में मिस्टर गोस्वामी थे, अगर मैं तब 1 साल की उम्र थी, इन लोग ने बहुत आंदोलन कर आग लगा दी खुद को। दिल्ली में कितने लोग जिंदा सेल्फ इमोलेशन के कारण मार गए, अपने आप को आग लगा के उन्होंने अपनी स्वाहा कर दिया। तो और सिर्फ ये नहीं, ये तो एक इसके लिए इतनी बड़ी पॉलिटिक्स इंडिया में शुरू हुई कि आपको नहीं पता शायद, सब जो हम यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, दोनों ही जो है इसी जो है इसी मंडल कमीशन के बाद जो है एक अलग किस्म की जो है जो कहते हैं हम, आप किसे क्या कह लीजिए, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का क्रिएशन हुआ भारत में, जिसके क्या जिस 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 कास्टिस्ट पॉलिटिक्स के आधार पे जो है मुलायम सिंह और लालू प्रसाद जी का बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट हुआ एज अ लीडर। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस समय, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, उस समय बीजेपी जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने जो है राम रथ यात्रा की शुरुआत की अडवाणी जी के समय। तो इसे एक फेमस नारा लगा था कि मंडल कमीशन ने के द्वारा ये आया था, ये रिजर्वेशन 27% का स्लैब। और कमंडल मतलब होता है जो हिंदू सेंट्स साधु संत यूज करते हैं, तो मंडल वर्सेस कमंडल का पूरा इक्वेशन क्रिएट हुआ। तो इसी को उस समय के दौर को दिया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है कास्टिज्म का जो है पूरा एक तरीके का एक पॉलिटिक्स डेवलप हुई यूपी में। और अगर आपको मैं बताता हूँ कि 1991 के बाद ये मंडल कमीशन का पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ भारत में, तो उसके बाद पूरी भारत की पॉलिटिक्स ही बदल गई। और यूपी को अगर हम टेस्ट केस माने, तो यूपी में पूरी जो जो पिछले 25 साल की, अगर आप इस गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, उसके 20 साल की पॉलिटिक्स देखें, तो फंडामेंटली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही हुई। और उसमें कोई तरह का दूसरी तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो पाई। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो पूरा आज का कहना है, मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि अब मुझे आज इतनी ही बात कहनी थी। तो जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो है सबसे पहला, अगर आप देखें पहली बार जो है दलित और SC ST कम्युनिटी के डिप्रेशन के खिलाफ जो एक आवाज उठी, अम्बेडकर जी जिसके सबसे बड़े नेता बने,
उसको जब ब्रिटिशर्स ने देखा तो उन्होंने सेपरेट दलित डिप्रेस क्लासेस का एक एक उन्होंने यूज किया, या उस उन्होंने इसको उन्होंने एक पोर्टफोलियो क्रिएट की कोशिश की। तब गांधी जी और अम्बेडकर जी में एक पूना पैक्ट हुआ, और तब गांधी जी ने अम्बेडकर जी से कहा कि भाई दलित समाज को हिंदू समाज टूटने नहीं देंगे, क्योंकि 1916 में पहले ही मुस्लिम हिंदू सेपरेट इलेक्टोरेट हो चुका था, ठीक है। तो तब जाके जो है ये तो एक पहला स्टेप था, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है 1940 में, आप जानते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो दूसरा स्टेप होता है कि जो है जिस 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 फॉर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जहां से अंबेडकर जी चुन के आए थे, जो कि आज के बांग्लादेश में लाई करता है, तो वो जगह इंडिया के मैप से बाहर चला जाता है। तो बाय डिफॉल्ट अंबेडकर जी जो है पार्लियामेंट में तो पहुंचने का उनका वो मेन लॉजिक ही खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिशर्स के और इसके प्रेशर से अंबेडकर जी को ऐसा दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनको लिया जाता है, और अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार रिजर्वेशन को लाते हैं, और ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसका विरोध जो है उस समय सरदार पटेल भी करते हैं, लेकिन अगर आप देखें सरदार पटेल के विरोध के बाद अंबेडकर जी उनको इस सीट को छोड़ने का भी जो है पे कह देते हैं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर उसको बैकअप करते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो है आपका रिजर्वेशन पहली बार अगर आप देखें तो कोल्हापुर आज का एक एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ के जो साहू जी महाराज अगर थे उन्होंने पहली बार रिजर्वेशन अपने राज्य में दिया था, अगर मेरी नॉलेज गलत नहीं। और उसके बाद आता है, ये तो चलिए 1940 1930 50 तक की बात है, जब अम्बेडकर जी बौद्धिज्म अपनाते हैं। 1950 तक की बात है ये एक पूरी चीज़, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी चीज़ जो आपसे कहना चाहता हूँ एज प्रियेश, वो इस प्रकार है कि अम्बेडकर जी के, तो मैं बता रहा था कि 52 56 के आसपास या उस समय तक या उसके बाद जो है 22% रिजर्वेशन ही नॉर्मल था। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1991 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को ओपन किया जाता है। और उसमें कहा जाता है कि भारत में जितना मेरी नॉलेज है, जो सवर्ण जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं वो 24% है, 24% दलित समाज है जितना है, और 12% मुस्लिम है, और जो उसके सिवा 40% के आसपास है उससे ज़्यादा बसते हैं, वो है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ना ब्राह्मण में आते हैं ना कि आपके इसमें आते हैं, जो है वेरी वेरी जो है डिप्रेस्ड क्लासेस में आते हैं। तो इसके लिए जो है अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी, एक स्लैब बनाया जाएगा जिसको कि ओबीसी कहा जाएगा, और इसी को 27% स्लैब ओबीसी कम्युनिटी को दिया जाता है, जिसके लिए टोटल रिजर्वेशन 49% हो जाती है। जब ये पूरा होता है तो उसी को मंडल कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे देश में रिजर्वेशन का पूरा इतिहास। मैं आशा करता हूँ कि मेरा एक लेक्चर बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला लेक्चर है इस सीरीज में, मैं आपको और इस चीज़ को एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।